गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट के नियम का नया अनुप्रयोग। और आज का टॉपिक रहेगा धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र से अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे धारावाही कुंडली, वृत्तीय कुंडली लिख सकते हैं, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो शॉर्टकट में आज पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले जो चीज़ बोला गया है उसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले धारावाही वृत्तीय कुंडली बनाएंगे, बना लिए। इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R सपोज करेंगे। बहुत कोई सोच रहे होंगे स्मॉल r, तो स्मॉल r मत करना। क्यों नहीं करेंगे आगे पता चल जाएगा अभी। इसके केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब O से P के बीच की दूरी R नहीं लेंगे, यहाँ पर कुछ दूसरा कुछ ले लेंगे x, क्योंकि बायो सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग है। यहाँ पर अल्पांश और बिंदु P की दूरी को R लिया जाता है। चलो, ये तो बिंदु P निकल गया। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। वृत्तीय कुंडली बना लिए हैं जिसकी त्रिज्या R है, उसका केंद्र O है। O से x दूरी पर, O के x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो अल्पांश मानेंगे तो कहीं पर भी एक अल्पांश मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम लोग यहाँ पर मानते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। कहीं पर भी मान लिए। चलो, इसको नाम दे देते हैं, एकदम छोटा सा अल्पांश को मानते हैं। ठीक है, एकदम छोटा अल्पांश, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C। ठीक है, वैसे ही जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक और मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं D। ठीक है, C डैश मान लेते हैं, जस्ट अपोजिट माने हैं ना, तो C डैश मान लो। चलो, एक अल्पांश माने C और दूसरा अल्पांश माने C डैश। अब अपोजिट क्यों मानना पड़ रहा है, अभी आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा ना। लेकिन देखोगे अल्पांश के कारण कहीं एक जगह का निकालेंगे और उसी का लास्ट में समाकलन होगा। निकालने के लिए दोनों का भी निकलेगा बनाते समय, लेकिन लास्ट में समाकलन करेंगे तो एक अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन करेंगे। देखते जाओगे ना। उसके बाद क्या करेंगे, अल्पांश से बिंदु P की दूरी R होती है, तो अल्पांश C माने हैं, तो अल्पांश से बिंदु P की दूरी R। ये भी अल्पांश है और जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी होगी R। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ का एंगल बना लेते हैं, मान लेते हैं फाई, थीटा मत मानोगे। यहाँ का भी एंगल क्या रहेगा, फाई। ठीक, थीटा तो वहाँ का एंगल होता है जहाँ पर अल्पांश होते हैं और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा होती है, उन दोनों के बीच का कोण थीटा होती है बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर। तो यहाँ का एंगल थीटा होगा। जैसे एक वृत्त है, ऐसे इस प्रकार से एक वृत्त है, अब यहाँ से एक बाहर ऐसे निकला है अब ना, तो इस जगह जो एक इधर आएगा तार, वहीं पर जो एंगल बनेगा उसको थीटा बोलेंगे। तो इस डायग्राम में यहाँ पर थीटा बनेगा। ये ऐसे है ना, चूंकि ना ऐसे वृत्ताकार रहेगा और कुंडली ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ से जो निकलेगा ऐसे, तो इस जगह जो कोण बनेगा वृत्त की परिधि के साथ, समझ रहे हो ना, वृत्त की परिधि के साथ जो कोण बनेगा वो कोण कितना रहेगा, थीटा। और वो थीटा इक्वल टू होता है 90 अंश। ठीक, यहाँ पर जो थीटा बनेगा वृत्त की परिधि, जैसे इस टाइप का वृत्त की परिधि, ये परिधि है और यहाँ से यहाँ जो कोण बना, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। चलो इस जगह देखो, इधर वाले को ये मान ले, ऐसे परिधि मान लेते थे। यहाँ का कोण कितना होता, इन दोनों के बीच 90 अंश होता। अल्पांश के लिए भाई ऐसा वृत्त रहेगा, ऐसे सोचोगे, जरा सोच के देखोगे। अगर यहाँ से गया निकला है ना, ऐसे गोलाकार रहेगा, यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से एक तार निकला है ऐसे, तो वृत्त की परिधि अगर इस जगह देखा जाए तो ए वाला ए यहाँ पर कितना होगा, 90 अंश। ठीक, तो परिधि के साथ 90 अंश बनाएगा, लंबवत जाएगा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ 90 अंश हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसका वर्णन को मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिखूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, उसको समझा दूंगा।
बुक से, या समझ जाओगे तो लिख लोगे, क्या रहता है जो जो चीज़ है उसी चीज़ को तो लिखना रहता है। अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, ताकि अभी काम आएगा हमें ना। ये ओ से जो अक्ष जा रहा है वो अक्ष है, ये अक्ष अक्ष में, ठीक। अब इसके बाद एक यहाँ पर भी लंबवत खींच लेते हैं वाई अक्ष ना, अभी काम आएगा ये सब। एक्स अक्ष उधर और एक वाई अक्ष इधर मान लिए हैं। अब सी के कारण जो तीव्रता होगा वो कितना होगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा उसको बाद में ड्रा करेंगे, अभी तो इतना ही रहेगा। इसके अलावा क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते हो भाई। एक वृत्तीय कुंडली लेंगे, उसका केंद्र होगा, त्रिज्या होगा, उसके अक्ष पर एक बिंदु P होगा, उसकी कुछ दूरी होगी, दूरी को x माने हैं, और पहले फिर अल्पांश की कल्पना करेंगे और अल्पांश से बिंदु P की दूरी r होगी, और उसी बिंदु P पर पूरे कुंडली के कारण तीव्रता निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्पांश के कारण निकालते हैं, ठीक। अल्पांश के कारण निकालेंगे, फिर देखते हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं जी। हाँ, तो अल्पांश के कारण निकालते हैं। तो अल्पांश के कारण किसके द्वारा निकालते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। तो डायरेक्टली हम यूज करेंगे अल्पांश सी है, ए भी मान सकते थे, ए मान सकते थे, बी मान सकते थे, ठीक। तो एक को हम सी माना हो, एक को सी डैश माना हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अगर सी है तो सी मानेंगे, यहाँ से लिखते हैं ताकि अट जाए। बिंदु यानी अल्पांश सी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब लगेगा बायो सेवर्ट का नियम, क्योंकि अल्पांश के कारण तीव्रता मीन्स बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर जो तीव्रता आती है उतना ही होगी, मीन्स μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि थीटा इक्वल टू 90 अंश, वहाँ दिखाई नहीं कहीं देगा, समझना पड़ेगा। अल्पांश यहाँ है, अल्पांश से बिंदु P की जो लाइन जा रही है वो, और जो वृत्त की परिधि होगी उनके बीच 90 अंश का कोण बनेगा, तो वहीं थीटा रहता है बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर। तो डी बी इक्वल टू, देखो डायरेक्ट हम लोग अब बनाते हैं थोड़ा आई डी एल। देखो साइन यहाँ पर 90 रखेंगे, रख लेना, क्योंकि मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, जगह का प्रॉब्लम है, ठीक। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो बचेगा केवल डी बी इक्वल टू μ0 अपन 4 पाई इंटू आई डी एल बटा आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो बिंदु P पर एक अल्पांश के कारण तीव्रता इतने ही आएगा, डी बी इक्वल टू μ0 अपन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इसकी दिशा किधर होगी, ये जो डी बी निकला चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है चूँकि, तो इसकी कुछ न कुछ दिशा होगी, तो दिशा किधर होगी, तो देखो दिशा किधर होगी, अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर जो तीव्रता होगी, जो CP लाइन जा रही है, तो CP के अभिलंबवत होती है हमेशा। जो परिणामी आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर देखा जाए ये जाता सीधे ऐसे, इसका अभिलंब किधर होगा, इधर होगा, ठीक। और इधर इधर कौन सा निकला, क्या निकला, तो dB का मान निकला, उसका डायरेक्शन उधर है। तो ये dB तीव्रता है ना, अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा जो C और P को लाइन मिला रही है, C और P को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होती है, कभी भी वैसे ही होती है ना, बताऊंगा बाद में, अभी के लिए इतने समझे रहो। C P को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगी। 3 नियम पढ़े हैं ना दिशा ज्ञात करने के लिए, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम पढ़े हैं, दाएं हाथ का नियम पढ़े हैं, दाएं हथेली का नियम है, किसी से भी निकालोगे तो C के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन CP लाइन के लंबवत होगी। तो CP ये है, CP लाइन के लंबवत DB हो गया। अब सेम प्रोसेस देखना, सेम प्रोसेस C डैश अल्पांश है, जस्ट उसके अपोजिट है, उसके कारण भी जो बिंदु P पर तीव्रता निकलेगी वो भी DB रहेगी, लेकिन उसकी दिशा किधर होगी, दिखाते हैं। उसकी दिशा, इसका देखो लाइन जाता है इधर, तो उसका अभिलंब होता है इधर, इधर भी कितना होता, तो DB ही होता, क्योंकि अल्पांश तो सेम लिए हैं, जितना बड़ा अल्पांश वहाँ उतना बड़ा अल्पांश यहाँ, ठीक। अब इसके कारण जो बिंदु P पर तीव्रता होगी उस लाइन C डैश P के लंबवत होगी,
तो इसका लंबवत इधर आ जाएगा। ठीक, अब देखो जब यहाँ फाई है तो यहाँ भी फाई होगी, यहाँ फाई है तो यहाँ भी फाई होगी, ऐसा क्यों? ठीक, तो देखो चूंकि फाई इस जगह ए वाला लाइन के बीच बन रहा है, तो अगर ए वाला लाइन और ए वाला लाइन देखोगे वाई अक्ष, और ये जो ओ से लेकर पी की ओर जा रहा है वो 90 अंश का है। ध्यान रखना कि जब यहाँ फाई था तो यहाँ फाई कैसे आया, ठीक, उसको समझते हैं। तो देखो ये है हमारा ओपी लाइन, ध्यान से देखना, डायग्राम से छांट करके निकाल रहा हूँ। ये है हमारा ओपी लाइन और ये आगे बढ़ के उधर क्या बन गया अक्ष, और यहाँ पर है मान लो वाई अक्ष। अब ये यहाँ पर कितना है, 90 अंश का कोण है कि नहीं, अभी के लिए 90 अंश है, ठीक है, यानी ओपी और ये जो वाई है एक दूसरे के लंबवत है, यानी 90 अंश का कोण है। इसी में एक और घुस गया, यहाँ पर देखो सी पी और इधर जो डी बी गया है वो, ठीक। तो चलो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको सी मान लेता हूँ और इसको पी मान लेता हूँ, और यहाँ से इधर एक गया निकला कौन, डी बी, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ ओ पी वाई 90 अंश, सी पी डी बी ये भी कितना है 90 अंश, कैसे दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ध्यान से समझोगे। लेकिन ये बोला गया है कि सी पी के लंबवत है डी बी, अभी जस्ट यहाँ पर बताया था डी बी क्या जो दिशा होगी वो सी पी लाइन को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगी, और लंबवत का मतलब यही होता है कि उसके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, देखो ये वाला और ये वाला 90 अंश। अब देखना यहाँ का एंगल कितना है, फाई, ठीक, यानी ओपी अक्ष को अगर सीपी के समीप ले जाया जाए तो वाईपी कितना बढ़ जाएगा, जितना इसको उठाओगे उतना वो आगे बढ़ेगा, तभी उन लोग के बीच भी 90 अंश का कोण बना रहेगा। क्योंकि देखो ये वाई पी और ओ 90 अंश था, सी पी डी बी वो भी 90 अंश का है, तो ऐसा क्यों ना करें कि जो ये 90 अंश था इसी को उठाएं, इसको जितना उठाओगे वो उतना ही आगे खिसक जाएगा। मतलब यहाँ से कितना एंगल उठा है फाई, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा फाई, देख लेना, ठीक, तो फाई हो गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जब एंगल फाई था तो यहाँ भी एंगल फाई उतना ही लिए हैं, उससे ना तो कम उससे ना तो ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ओ पी वाई ये भी लंबवत है, सी पी और डी बी ये भी लंबवत है, और सभी एक ही जगह मिल रहा है। तो जितना एक इसको घुमा करके देखो, ऐसे ओ पी वाई को घुमाते जाओ, तो घुमाओगे तो एक अवस्था आएगा सी पी डी बी, उसी 90 अंश को घुमाओगे तो जितना यहाँ से उठेगा उतना ही वाई आगे बढ़ेगा, ठीक, समझ गए होगे इतना। तो यहाँ पर डायरेक्शन लिख लेते हैं, डीबी की दिशा, तो डीबी की दिशा किधर होगी, तो सीपी को मिलाने वाली रेखा, सीपी को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, और इसको नाम देते हैं एन और इसको नाम देते हैं एन डैश, तो पी एन की दिशा में, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक अल्पांश के कारण निकल गया, अगर इसी का समाकलन कर दो तो आ जाएगा ना, इसी का समाकलन कर दो तो आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये देखना है कि डीबी तो यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं, डीबी एक इधर भी है, डीबी एक इधर भी है ना, अब किसका माने, तो उसके लिए हम लोग घटक में वियोजित करते हैं, समकोणिक घटक में वियोजित करेंगे। तो देखो डी का डायरेक्शन एक उधर गया एक इधर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस डायरेक्शन को थोड़ा सा क्या करते हैं, समकोणिक घटक में वियोजित करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक है वाई एक है एक्स, और उसके बीच में गया है डीबी, और एंगल बना रहा है फाई वाई के साथ, तो वाई हो जाएगा आधार और एक्स हो जाएगा लंब, किसी को दिक्कत नहीं होगा। आधार होगा वाई अक्ष और लंब होगा एक्स अक्ष, ऐसा क्यों? तो ऐसा एंगल पर डिपेंड करता है कोई भी आधार और लंब। एंगल यहाँ पर बना है फाई, एंगल हमेशा आधार और कर्ण के बीच बनता है, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब, ठीक। तो चलो अब हम फाइनली क्या करते हैं, डीबी को दो समकोणिक घटक में वियोजित करते हैं, दो समकोणिक घटकों में वियोजित करते हैं। पहला डीबी कोस फाई, ठीक, इसकी दिशा किधर होगी, तो पी से वाई की दिशा में होगी, या ऐसे बोल सकते हैं
OP के लंबवत ऊपर की ओर ना, इसका डायरेक्शन होगा OP के लंबवत ऊपर की ओर। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब 11th में घटक में वियोजित करने सिखाया था अच्छे से ना। तो एक हो गया उधर। दूसरा क्या कर सकते हैं समकोणिक घटक में, तो एक कोस में जाता है तो एक साइन में, यानी एक आधार की दिशा में तो एक लंब की दिशा में। तो लंब की दिशा में कितना होगा, तो dB साइन फाई। तो dB साइन फाई की दिशा किधर होगी, तो OP के अनुदिश, क्योंकि यही ना है, तो इसमें देखो हम लोग लिख लेते हैं ऊपर के कारण, इस dB के कारण कितना आया, dB साइन फाई। इधर कितना आया, इधर आया dB कोस फाई। किसी को दिक्कत नहीं है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, चलो इसका डायरेक्शन लिख लेंगे। तो ये है OP के अनुदिश, ठीक। अब देखते हैं कि ये C डैश के कारण जो तीव्रता dB आ रहा है, इसके कारण क्या आएगा, तो इसके कारण इसको भी हम दो घटक में विभाजित कर सकते हैं ना। तो देखो एक चीज़ तुम लोग क्या करोगे, लिख लोगे। जैसे मैं अल्पांश C के कारण बिंदु P पर तीव्रता इतना लिखा हूँ, तो C डैश के कारण भी उतना ही आएगा, क्योंकि अल्पांश बराबर है ना, अल्पांश बराबर है। तो C डैश के कारण भी एक लाइन में यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, इसको मिटा देता हूँ, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको समझाने के लिए लिखा था। तो देखो हम लोग का आएगा C डैश के कारण तीव्रता कितनी आएगी, उतना ही आएगी जितना C के कारण था, बराबर C के कारण उत्पन्न तीव्रता। लेकिन इसका डायरेक्शन जो आएगा वो इधर आ रहा है dB नीचे की ओर। तो इस dB को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो समकोणिक घटक में वियोजित कर सकते हैं। तो देखो पुनः C डैश के कारण उत्पन्न तीव्रता कौन है, dB को दो समकोणिक घटक में वियोजित करते हैं। कर दो भाई पहला। तो देखो यहाँ पर एंगल है, तो जो y डायरेक्शन है ये तुम्हारा क्या आएगा, आधार। तो आधार में हमेशा क्या होगा, तो कर्ण इंटू कोस फाई, कर्ण dB है फाई। इसका डायरेक्शन किधर आया, तो OP के लंबवत नीचे की ओर। देखना भाई इधर लिख दे रहा हूँ, वीडियो में आ रहा होगा शायद, नीचे की ओर ना। दूसरा कहाँ आएगा, दूसरा कहाँ आएगा, तो dB साइन फाई आएगा, किधर, तो इधर लंब की दिशा में हमेशा साइन फाई बनेगा। तो dB साइन फाई किधर, OP के अनुदिश। अब देखो इसके कारण कहाँ कहाँ आया, तो एक इधर आया dB कोस फाई, और यहाँ पर क्या आया dB साइन फाई। अब यहाँ पर देखोगे, अब तुम लोग समझ सकते हो कि इस C डैश को क्यों लिए थे ना। देखो एक जो dB कोस फाई लग रहा है ऊपर लग रहा है, वो उस C के कारण लग रहा है। उसी बिंदु पर C डैश के कारण किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, कितना, तो dB कोस फाई। जितना ऊपर लग रहा है तीव्रता उतना ही नीचे लग रही है। एक अगर वृत्तीय कुंडली यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर वाले अल्पांश से बिंदु P पर ऊपर की ओर dB कोस फाई लगेगा, तो नीचे वाले अल्पांश के कारण उसी बिंदु पर dB कोस फाई नीचे की ओर लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एक ऊपर लग रहा है एक नीचे, इन दोनों बराबर होने के कारण दोनों आपस में समाप्त कर देंगे, उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा। लेकिन जो dB साइन फाई है, dB साइन फाई है, इसकी कहानी क्या है, तो यहाँ पर देखो इस C के कारण जो dB साइन फाई था वो OP के अनुदिश उधर जा रहा था। इस C डैश के कारण जो भी बिंदु P पर है तीव्रता, वो भी OP के अनुदिश जा रहा है ना। वैसे जितने सारे अल्पांश होंगे, ठीक है, तो इधर वाले घटक तो हमेशा एक एक क्या होते जाएंगे, समाप्त होते जाएंगे। लेकिन जो OP के अनुदिश वाले हैं वो सब क्या होते जाएंगे, सब इसी में ऐड होते जाएंगे, सब अल्पांश के कारण, क्योंकि उनका डायरेक्शन सेम है। ठीक है, उनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि जो भी वृत्ताकार कुंडली है अनेक अल्पांशों से मिलकर बना होगा ना, तो लिखेंगे चूँकि वृत्ताकार कुंडली अनेक अल्पांशों से मिलकर बना होगा,
पंक्तियों से मिलकर, कहाँ तक आ रहा है वीडियो, हाँ बस वहीं तक आ रहा है ना, मिलकर बना होगा। चलो यहीं पर लिख देते हैं, मिलकर बना होगा। तो जब इतना से मिलकर बना होगा तो सबका डायरेक्शन सब उधरे चलते जाएंगे ना। तो एक के कारण कितना है डी वी साइन फाई, दूसरे के कारण भी क्या डी वी साइन फाई, तीसरे के कारण भी डी वी साइन फाई, चौथे के कारण भी डी वी साइन फाई ना। तो सबके कारण, पूरे के कारण क्या हो जाएगा, सभी अल्पांशों का योग। तो सभी अल्पांशों को जब जोड़ेंगे तो सभी के कारण तीव्रता क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ऐसा मेथड को सॉल्व करने के लिए हम एक ही बार समाकलन कर देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम अब निकालते हैं कि इसलिए वृत्ताकार कुंडली के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वृत्ताकार कुंडली के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बी। अब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ डी बी ना। तो देखो डी बी केवल एक अल्पांश का लेना, यहाँ पर तो अभी दो अल्पांश था, दोनों अल्पांश के कारण डी बी साइन फाई आया, डी बी साइन फाई आया, दोनों का डायरेक्शन सेम था, ठीक। तो कोई अब एक का न लेंगे, जब कभी भी अल्पांश का समाकलन करेंगे तो एक अल्पांश का जो तीव्रता आएगा उसका समाकलन करेंगे, ठीक। तो बी इक्वल टू, अब मान रख लेते हैं डी बी का मान कितना आया है, ये है हमारा डी बी का मान ना, यही ना था, वहाँ शॉर्ट में लिखे थे डी बी का मान पूरा इतना है, μ0/4π इंटू आई डी एल बटा आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया, बायो सेवर्ट के नियम से आया, ठीक, बना लेना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, μ0/4π इंटू अच्छा सॉरी, इसका समाकलन अभी नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, डीबी तो आएगा लेकिन डीबी कोस पाई केवल इसी के कारण निकलेगा, इधर वाले तो सब समाप्त हो गए। एक के कारण जो आया ना, कुल मिला करके डीबी साइन फाई आया ना, एक अल्पांश के कारण मिला के डीबी साइन फाई आया। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, डीबी साइन फाई को वहीं तो जोड़ते जाओ तो सब हो जाएगा, निकल जाएगा सबका। लेकिन ये जो डीबी है, डीबी का मान अब देखो यहाँ पर है μ0/4π इंटू आई डी एल साइन फाई। तब यहाँ पर रखेंगे बी इक्वल टू समाकलन डीबी की जगह में रख लेंगे μ0/4π इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है देखो साइन फाई। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना भाई। डीबी यहाँ पर टोटल आएगा डीबी साइन फाई, ये फालतू का हम लोग लिख दिए ऐसे। कुल जो बी का आएगा तो एक अल्पांश के कारण डीबी साइन फाई, दो के कारण डीबी साइन फाई और जुड़ते जाएगा, तीसरा के कारण भी डीबी साइन फाई, सबका जुड़ते जाएगा। तो कुल कैसे आएगा, डीबी साइन फाई का समाकलन कर दो, समाकलन मतलब सभी का जोड़ के आ जाएगा। तो समाकलन, अब डीबी का मान यहाँ से देखो, डीबी का मान यहाँ से उठा के रख दिए। अब क्या करना है, समाकलन करना है, जितने कांस्टेंट होंगे सबको बाहर निकालो। लेकिन अब साइन फाई का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर साइन फाई का मान निकालने। तो साइन फाई कैसे निकलेगा, तो जब तक समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा साइन फाई का मान कैसे निकलेगा। तो समकोण त्रिभुज खोजते हैं, तो COP, समकोण त्रिभुज COP से साइन फाई एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखो फाई, यहाँ साइन फाई। तो साइन फाई बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमेशा कोण के सामने वाला होगा, कोण के सामने वाला यानी OC, OC का मान कितना है R। आधा कर्ण कौन होगा, तो देखो CP ये वाला, तो कर्ण का मान कितना है स्मॉल r। देखो स्मॉल r यहाँ पर क्या है, हमेशा स्मॉल r को अल्पांश से बिंदु P की बीच की दूरी को लेना। इसीलिए त्रिज्या को हम लोग क्या किए थे, स्मॉल r नहीं रखे थे, कैपिटल R रखे थे, ठीक। और O से बिंदु P की दूरी को r नहीं लिए थे, x लिए थे, क्योंकि r फिक्स है यहाँ पर, अल्पांश से बिंदु P की दूरी के बीच रहेगा, ठीक। क्लियर हो गया होगा। अब चलो निकाल भी लेता हूँ कॉमन, जगह कम बचता है इसलिए क्या करते हैं, μ0/4π को कॉमन भी निकाल लेता हूँ, आई कॉमन आ जाएगा। और जब साइन फाई का मान इसको रखोगे तो आर भी बाहर आ जाएगा, भाई इसको उठा के यहाँ पर रखोगे ना साइन फाई की जगह में, आर बाहर आ जाएगा, स्मॉल आर भी बाहर आ जाएगा, एक आर इससे भी बाहर आएगा, और पहले से आर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, आर का घात 3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होगा इतना में। अब अंदर जो बचेगा समाकलन किसका, केवल डीएल का समाकलन बचेगा, ठीक। कि डाउट है, नहीं डाउट होना चाहिए। मैं क्या किया, साइन फाई को पहले रखा, दिखा नहीं रहा हूँ कि रख के, बस इस साइन फाई का मान को रखोगे, साइन फाई हट जाएगा, वहाँ पर r/r आ जाएगा। बाकी सबको कॉमन निकालोगे। कैसे जानोगे कि कौन कांस्टेंट है कौन कांस्टेंट नहीं है, तो देखो dl के सापेक्ष समाकलन करना है। किसके सापेक्ष, dl के सापेक्ष। अब l तो कहीं है ही नहीं,
एल वाला टर्म तो है ही नहीं, तो dl के सापेक्ष समाकलन करना है, और dl का टर्म नहीं है, वो सब कांस्टेंट होते हैं, वो सब बाहर आ जाएंगे। देखो μ0/4 कांस्टेंट, i कांस्टेंट, और ये जब मान वहाँ पर रखेंगे तो r भी उसी जगह आ जाएगा, r भी कांस्टेंट। नीचे से μ4 निकल गया है, r स्क्वायर और ये r मिल के r त्रिघात हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा dl। अब dl क्या होगा, तो वृत्त की परिधि होगी 2πr। भाई वृत्ताकार कुंडली का अल्पांश को मिलाते जाओ, फाइनल देखना कि क्या बनेगा। सभी अल्पांश को मिला दिया जाए तो बनेगा वृत्त, तो हो जाएंगे वृत्त की परिधि, यानी b = μ0/4 इंटू आई कैपिटल R और R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखना 2 तो रखोगे, पाई भी रखोगे, लेकिन R स्मॉल r की कैपिटल R, हड़बड़ी में स्मॉल r मत रख देना भाई, त्रिज्या ना रखोगे। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R है तो ऐसे रखोगे। और चूँकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, R का यहाँ 3 होगा, R का त्रिघात वहाँ पर, क्लियर। अब इसका क्या करोगे, R का R से गुणा कर दो, 2π से 2π काट देंगे, देखो 2π से 4π कटेगा तो 2 आएगा। अब यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से देखना, b = μ0, अब 2 नीचे आ गया, r³ नीचे आ गया, मतलब वहाँ पर i और r का गुणा होगा तो r स्क्वायर बटा 2 और r त्रिघात का गुणा होगा तो 2r त्रिघात ना। अब फिर हम r का मान निकालते हैं, r का कितना होगा, तो r कहाँ है, यहाँ। r का मान कैसे निकलेगा, तो r क्या है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो जानते हो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय से r का मान निकल जाएगा। फिर r का मान यहाँ रख लेंगे, स्मॉल r का, तो चूंकि फिर लगाएंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा, तो COP से। अब लिख नहीं रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय ना, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, पागो ना, पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो क्या हो जाएगा, देखो r स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब है r स्क्वायर, आधार है x स्क्वायर, ठीक। r का मान जब आएगा तो आ जाएगा इधर कर्णी में, आता है ना, तो कर्णी में न लिख करके मैं क्या लिखूं, 1/2 लिख सकते हैं। ये सब सीखे हो 10वीं में, अब नहीं सीखे होगे, मतलब सीख लेना। स्क्वायर हटता है तो उधर क्या हो जाता है, या तो कर्णी लगाओ, या तो कर्णी की जगह में घात में 1/2 लगा दो, बात वही रहता है। तो जब r त्रिघात करेंगे तो अब r का मान यहाँ पर रख लो तो क्या हो जाएगा, देखो, तो b बराबर आ जाएगा μ0 i, और कैपिटल R की जगह में कैपिटल R रहेगा बटा 2 का 2 रहेगा। अब r की जगह में जब रखेंगे क्या, r का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, सॉरी क्यूब कहाँ से टपक गया, r स्क्वायर ना, x स्क्वायर। अब 1/2 पहले से, और ये त्रिघात पर घात में लगेगा तो कुल कितना हो जाएगा, 3/2। किसी को दिक्कत नहीं है ना। जब r का मान को इतना रखोगे तो r की जगह में, और 3 पहले से वहाँ पर है उपस्थित, तो 3 का गुणा 1 से हो जाएगा, घात ऊपर वाला से, तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतना ही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन ये ऐसा कुंडली का है जिसमें एक फेरा हो, ठीक। एक फेरा, जैसे हम लोग फर्स्ट दिन पढ़े थे, उसको मैं ऐसे ही पढ़ाया था, ऑनलाइन क्लास डायरेक्टली पढ़ाया था वेबएक्स में से, ठीक। तो वहाँ पर भी यही चीज़ था कि कुंडली जो बना है अभी एक कुंडली के कारण है। अगर फेरों की संख्या अधिक रहेगा, 2 फेरा तो 2 गुना, 3 फेरा तो 3 गुना, अगर n फेरा रहेगा तो n गुना। तो अब मान लेते हैं कि यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब b बराबर हो जाएगा μ0 n i r स्क्वायर बटा 2 r स्क्वायर। बाकी सब सेम टू सेम रहेंगे, अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो समझ लेना, बस n का ऊपर गुणा हो जाएगा ना, जो यहाँ गुणा कर दिया, बाकी सब सेम टू सेम छपा जाएगा, ठीक। लेकिन अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये हो गया फाइनल, इतना ही ना, इसके बाद नहीं। अब कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि यदि इसी फार्मूला की सहायता से जो फर्स्ट दिन पढ़े थे उसकी तीव्रता निकालना हो तो कैसे होगा। देखो, वो भी कुंडली के कारण था, ये भी कुंडली के कारण है। फर्स्ट दिन पढ़े थे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आज पढ़ रहे हैं कुंडली के केंद्र से अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना आया है। और हम अगर इसी फार्मूला की सहायता से इसी कुंडली के केंद्र पर निकालना चाहें तो कितना होगा।
तो फार्मूला जितना फर्स्ट दिन में पढ़े थे उतना ही आएगा केंद्र पर। तो देखो इस जगह जगह बचा हुआ है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो तुम लोग नोट बनाना, तो जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे लिखते जाना तो नोट बन जाएगा। तो देखो यदि कुंडली के केंद्र पर निकालना, यदि नहीं लगाते हैं डायरेक्ट लिखते हैं नोट, ठीक, कुंडली के केंद्र पर। अब पूछता है सब ना, 1 नंबर का पूछेगा पूरा, बाकी यहाँ तक 3 नंबर का, इसको 1 नंबर में डालेगा। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। तो देखो उस समय जो यक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। देखो भाई यक्स, यहाँ से यक्स दूरी पर बिंदु P है और ये इस P को केंद्र पर लाओ तब ना केंद्र पर तीव्रता होगा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर तीव्रता निकालते हैं P पर। उसी P को धीरे धीरे खिसकाते 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 केंद्र पर ले आओ तो यक्स रहेगा क्या, नहीं रहेगा, यक्स 0 हो जाएगा। तब जो भी तीव्रता आएगा P यहाँ पहुँच जाएगा, P यहाँ पर पहुँच जाएगा, जहाँ पर तीव्रता निकालना है वो केंद्र पर पहुँच जाएगा। तो जो फार्मूला आया है इसमें यक्स जहाँ है उस जगह 0 रख देना। तो B बराबर μ0 n I r² 2 और अंदर में क्या आ जाएगा r² और इसके जगह में हो जाएगा 0, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। और प्लस में है, गुणा में रहता तो सब 0 हो जाता, बीच में प्लस है तो 0, तो r² में 0 जोड़ोगे तो 0 और पावर में क्या 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो बचा क्या, μ0 n I r² 2r³, इतना ही था, देख लेना ना, उस दिन जब पढ़े थे तो इतना ही आया था। ये क्या हो गया, कंडीशन फर्स्ट। अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना तो केवल डायग्राम हो गया, पूरा व्यंजक खत्म, इतना ही है। अब इसका जो वर्णन करना है तुम लोग कर लेना, बता दे रहा हूँ एक बार, ध्यान से सुन लेना। जहाँ से स्टार्ट किए थे बनाना वहीं से लिखना स्टार्ट करना। माना एक वृत्ताकार कुंडली है, ठीक, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूँकि अब अल्पांश मानते हैं ना तो लिखोगे वृत्ताकार कुंडली के बिंदु C पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, उस अल्पांश C से बिंदु P की दूरी R है। पुनः C के अपोजिट यानी विपरीत दिशा में C डैश अल्पांश की कल्पना करते हैं जिससे बिंदु P की दूरी R है। बाकी लिख लेना फिर, अल्पांश C के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना, थीटा इक्वल टू 90 अंश होता है तो dB इक्वल टू IDL साइन थीटा का मान साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। इसकी दिशा किधर होगी तो dB की दिशा CP को मिलाने वाली रेखा के लंबवत PN की दिशा में होती है, ठीक है। देखो CP को मिलाने वाली रेखा के लंबवत PN की दिशा में होगी, अतः dB को 2 समकोणीय घटक में विभाजित कर पाएंगे हम लोग। पहला dB cos फाई, आधार तरफ हमेशा कोस होता है, कर्ण इंटू कोस, कर्ण dB है और कोस फाई। OP के लंबवत ऊपर की ओर, देखो OP ये है, OP के लंबवत ऊपर की ओर गया। दूसरा dB साइन फाई, ये dB साइन फाई वो OP के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है उसी दिशा में, ठीक। जस्ट अब C डैश के कारण भी उतना ही होगा, ठीक है। देखो C डैश के कारण की तीव्रता बराबर C के कारण उत्पन्न तीव्रता, दोनों बराबर होंगे, लेकिन इसका बस डायरेक्शन नीचे आ जाएगा भाई, इसका लंबवत, इसका जो रेखा इधर जाएगा तो उसका लंबवत इधर आएगा नीचे की ओर। तो पुनः C के कारण उत्पन्न तीव्रता dB को 2 समकोणीय घटक में विभाजित कर सकते हैं, तो करो। तो पहला dB कोस फाई, तो आधार पहले खोजना, आधार देखो फाई यहाँ है तो आधार ये हो जाएगा, लंबे हो जाएगा, आधार की दिशा में dB कोस फाई और ये OP के लंबवत नीचे की ओर, OP के लंबवत नीचे की ओर डायरेक्शन है। दूसरा dB साइन फाई, तो dB साइन फाई OP के अनुदिश, दोनों डायरेक्शन में सेम। देखो इस अल्पांश के कारण भी dB साइन फाई उधर, इस अल्पांश के कारण भी dB साइन फाई उधर। तो जब दो अल्पांश के कारण देख चूंकि हम लोग की दोनों डायरेक्शन सेम ही है dB साइन फाई का, तो जितने भी सारे अल्पांश होंगे सबका उधर ही होगा। अब 2 अल्पांश का देखें तो एक जो था घटक वो कट जाते हैं आपस में, जस्ट विपरीत अल्पांश रहेंगे ना, C के जस्ट विपरीत C डैश, तो एक जो आधार की दिशा में घटक होता है उन लोग कट जाते हैं, क्योंकि एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, लेकिन ये वाला एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो इन लोग नहीं कटेंगे, इन्हीं लोग के कारण कुल तीव्रता आता है। तो अब एक अल्पांश के कारण तीव्रता है dB साइन फाई, उसी का समाकलन कर दो, पूरा कहा जाएगा। तो देखो वृत्ताकार कुंडली अनेक अल्पांशों से मिलकर बना होगा, ठीक।
इसलिए वृत्ताकार कुंडली के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b, और किसका समाकलन, तो dv साइन फाई का समाकलन। dv का मान यहाँ से निकाले हैं बायो सेवर्ट के नियम से, वो रखा जाएगा। ठीक, साइन फाई का मान डायग्राम से निकल जाएगा, समकोण त्रिभुज ले लेना एक, तो साइन फाई इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो लंब है कैपिटल आर, कर्ण है स्मॉल आर। इसका मान रखोगे तो ऐसे आ जाएगा, डी एल का समाकलन 2 पाई आर आएगा। कैसे सोचोगे, तो सोचना है भाई डी एल, छोटा छोटा डी एल 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 ना, क्या बन गया, वृत्त बन गया, मतलब वृत्त की परिधि। तो 2 पाई आर, कैपिटल आर रखना, ध्यान रखना, स्मॉल आर नहीं, स्मॉल आर तो यहाँ है, त्रिज्या यहाँ देखो कैपिटल आर है, तो 2 पाई आर, 2 पाई से 4 पाई कट गया 2 बार में। ठीक, जो बचा उसको तुम सेम टू सेम छाप देना, यहाँ पर छपा गया। फिर अब इस स्मॉल आर का मान निकालना, कहाँ से निकालोगे, तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, कोई सा भी समकोण त्रिभुज ले लेना, एक ऊपर भी बन रहा है और एक नीचे भी बन रहा है, दोनों से सेम आएंगे। तो जब भी कर्ण का इसका मान निकालोगे स्मॉल आर का, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आर का मान निकालना है, स्क्वायर को उधर भगाओ, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, घात में 1/2 आ जाएगा। कर्णी भी लिख सकते थे, लेकिन कर्णी लिखेंगे फिर भी हमको 1/2 चेंज करना ही पड़ेगा। अब b इक्वल टू, अब मान रख देंगे यहाँ पर, ये जो आर का मान रखेंगे इस जगह, तो बाकी सब तो रहेंगे ना, बाकी सबको देखो उतारे हैं, म्यू 0 आई आर स्क्वायर, 2 को भी उतार दिए हैं, आर के जगह में इसको घुसा दिए पूरा, और त्रिघात पहले से था, तो उस त्रिघात और ये 1/2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब फिर कंडीशन लगाते हैं कि मान लो ये तो 1 फेरा के लिए आया, 2 फेरा के लिए रहता तो 2 गुना, तो n फेरा के लिए n गुना, तो यदि फेरों की संख्या n हो तो n गुना, अगर n का गुना हो बाकी कुछ नहीं भाई, इसी को छापना है, बीच में n को घुसा देना है गुणा में। अब अगर इसी के कारण, इसी कुंडली के अभी तो अक्ष में निकाले हैं, केंद्र पर निकाले तो कितना होगा, तो केंद्र के लिए x कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर जो x दिखाई दे रहा है ना वो 0, क्यों, क्योंकि इसको केंद्र पर लाओगे तो x रहेगा ही नहीं, तो x इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू जो भी आएगा वो तुम्हारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। तो इस प्रकार से हुआ ये कदम, ठीक है, और बाकी तुम लोग पढ़ाई करोगे। ओके, धन्यवाद, पढ़ाई करके बढ़िया से बना लेना।